आज हम शुरू कर रहे हैं 11th फिजिक्स का सीरीज, उसकी फर्स्ट यूनिट, उसके चैप्टर 2 से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और आज का हमारा दूसरा चैप्टर है 11th फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का मापन एवं मात्रक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें ख़ास तौर से एसआई सिस्टम को हम समझेंगे और साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंथ का मेजरमेंट कैसे होता है उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियाँ और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है उस पर बात करेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी की हमारी फिजिक्स में कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, लंबी दूरियों का मापन हम किस विधि से करते हैं उसको हम डिटेल में आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ, वे राशियाँ जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है या जिन राशियों का यथार्थतापूर्वक मापन किया जा सकता है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। फिजिक्स के जितने लॉज हैं जिनके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। आपने बहुत सारी भौतिक राशियाँ 10th तक में सुनी होंगी। आपने 9th में स्पीड पढ़ा, चाल पढ़ी, वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, कार्य पढ़ा, शक्ति पढ़ा, ऊर्जा पढ़ा, लंबाई पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक राशियाँ कितने भागों में विभाजित की गई हैं? 2 हिस्सों में। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़, पहला नाम क्या है? मूल राशियाँ, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, व्युत्पन्न राशियाँ जो उत्पन्न की जाती हैं। किनसे? मूल राशियों से। नाम से ही ये स्पष्ट है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड होती हैं, उनसे डेराइव की जाती हैं। चलिए सबसे पहले मूल राशियों को समझ लेते हैं। मूल राशियाँ क्या हैं? वे फिजिकल क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। नेशनल जो सिस्टम है, पेरिस में बांट एवं माप का कार्यालय है, उसके द्वारा निर्धारित की गई मूल राशियाँ 7 हैं। बाद में आगे चल के इनमें 2 की संख्या और बढ़ाई गई, जिनको हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, पूरक मूल राशियाँ कहते हैं। तो बेसिकली इनकी संख्या क्या है? 7 है। तो कौन कौन सी हैं वो 7? इनको आपको ध्यान रखना है। पूरी फिजिक्स में आप 12th तक और आगे तक पढ़ेंगे, ये मूल राशियाँ आपको काम आएंगी। ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और ये 7 से ही पूरी राशियाँ बनेंगी। जो बनेंगी वो डेराइव्ड हैं, जो बनेंगी वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो ये 7 के नाम आपको याद रखना है और 7 के यूनिट याद रखना है। तो वो 7 कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। पहला लंबाई, लेंथ, दूसरा द्रव्यमान, मास, तीसरा टाइम, समय, चौथी ताप, टेम्परेचर, पांचवी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, छठवीं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप 12th में पढ़ेंगे, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये 7 मूल राशियाँ हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। शुरुआत में यांत्रिकी में ये 3 ही राशियाँ मूल राशियाँ मानी जाती थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन बाद में जैसे जैसे फिजिक्स का या साइंस का खोज बढ़ती गई, उसके नियम बढ़ते गए, बनते गए, तो बाद में इन राशियों को और जोड़ा गया। ये टोटल मिला के 7 अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बाद में 2 पूरक मूल राशियाँ जोड़ी गईं, एक समतल कोण और दूसरी
घन कोण। घन कोण का 12th में आपको फर्स्ट यूनिट में ही यूज़ करना है गॉस के थ्योरम में। तो ये आगे 12th के में जब आप पहुँचेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा, और घन कोण को भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है, जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, यानी मूल राशियों पर निर्भर करेंगी। इनकी संख्या बहुत है। उन 7 को छोड़ के और 9 को छोड़ के जितनी क्वांटिटीज़ आपको सुनाई देती हैं या फिजिक्स में आगे दिखाई देंगी, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो आयतन हो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई भी एक तरह से एल है, लेंथ है, तो ये लेंथ से निकली है, इसलिए ये डेराइव्ड है। वॉल्यूम, आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये भी लेंथ है, तो लेंथ से निकला है, इसलिए ये डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है। इसके अलावा चाल, चाल को आपने पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी यानी लेंथ। टाइम भी क्या है? मूल राशि है। घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन इसमें आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, तो मूल राशि है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान आएगा, त्वरण निकलेगा वेग से, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जितनी राशियाँ उन 7 के अलावा हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले इस चैप्टर में जो भी मैंने बताया, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मापन की आवश्यकता। मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आपको स्क्रीन पे 2 सिलेंडर दिख रहे हैं, बेलन 1 और बेलन 2। यदि आपसे पूछा जाए तो इन 2 बेलनों में से कौन सा बेलन बड़ा है, तो आपका फ़ौरन जवाब आ जाएगा ये जो पहला वाला बेलन है ये बड़ा है, क्योंकि आपको देखने से ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से पहला बेलन दूसरे बेलन से कितना बड़ा है, तो इस बात का जवाब, इस प्रश्न का जवाब आप केवल देखकर नहीं दे सकते, यानी आपकी आंखों से देखकर, ज्ञानेंद्रियों से आप देखकर इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि बेलन 1 बेलन 2 से कितना बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक संदर्भ, एक रेफरेंस मानक से इसका मापन करना पड़ेगा, इसको नापना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये बेलन इस बेलन से कितना बड़ा है। तो इसका मतलब है किसी भी भौतिक राशि का परिमाण हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, हमें उसका मापन करना पड़ेगा। तो मापन की आवश्यकता परिमाण को ज्ञात करने के लिए होती है, और इसके लिए एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो किसी भी भौतिक राशि के मानक के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को, मापन के लिए जो संदर्भ रेफरेंस, जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अंडरलाइन करता हूं मैं, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं, जो रेफरेंस हम यूज़ करते हैं। तो एक तरह से मापन की प्रक्रिया क्या है? कंपेयर करने की प्रक्रिया है, तुलना करने की प्रक्रिया है। जैसे कि हम कहें कि एक राड की लंबाई 2 मीटर है, तो इसमें जो मीटर बाद में लिखा हुआ है ये लेंथ का क्या है? यूनिट है, ये उसका मात्रक है। और 2 जो संख्यात्मक मान है, इसका मतलब ये है कि इस छड़ की लंबाई इस मानक मीटर जो हमने मानक माना हुआ है, इससे कितनी है? 2 गुनी है। 3 आता है तो 3 गुनी है। तो इस तरह से हमने तुलना की इस मीटर से, इस संदर्भ मानक से हमने उसकी लेंथ की तुलना करी। तो ये तुलनात्मक प्रक्रिया है, उसके लिए हमें कुछ मात्रक निर्धारित करने पड़ते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, 2 बातें जरूरी हैं। तो कोई भी भौतिक राशि होती है, जैसे आप कहेंगे 5 किलो, तो इसमें 5 आया और किलो आया, तो 5 क्या है? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, और किलोग्राम क्या है? इसका यूनिट है, इसका द्रव्यमान है। दोनों चीज़ें आएंगी तब आप पूरी तरह से उसको व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक राशि को। तो 2 चीज़ें हमें जानना आवश्यक है। पहला, मात्रक जिसमें वह राशि मापी जाती है, और दूसरा संख्यात्मक मान, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 2 चीज़ें होंगी तब आप कंप्लीट उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब यदि हम मात्रक चेंज करते हैं, किसी भौतिक राशि की माप के लिए मात्रक बदलने पर उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा, लेकिन मात्रक और संख्यात्मक मान का दोनों का गुणनफल ये नियतांक रहता है, ये समान रहता है। जैसे कि जिस क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं उस क्लासरूम की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है। यदि हम इस मीटर मात्रक की जगह सेंटीमीटर को ले लेते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 10 गुणित 100 यानी इसको क्या लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर। अब 10 मीटर और 1000 सेंटीमीटर बराबर है। इसका मतलब ये है कि संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक बात और आप इससे समझ रहे होंगे, ये दोनों बराबर है 10 मीटर और 1000 सेंटीमीटर। एक बात और इससे क्लियर समझ लीजिए कि ये 10 छोटा है और मीटर मात्रक बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो मात्रक छोटा होता जाएगा, और संख्यात्मक मान छोटा होगा तो मात्रक क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि मात्रक किसी यूनिट, कोई यूनिट हमने पहला लिया U1 और वहाँ पर उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या है, N1 है, और दूसरी हमने पद्धति ली U2, यूनिट हमने ली U2 और वहाँ पर संख्यात्मक मान N2 है। तो मैंने कहा संख्यात्मक मान और यूनिट का गुणनफल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो N1 U1 और N2 U2 बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम ये कह सकते हैं इन जनरल N इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U, N U के व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती संबंध आप जानते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये यदि बढ़ेगा, यूनिट यदि बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। पिछले उदाहरण में हमने देखा 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, 10 क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू कम हो गई तो यूनिट मीटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 1000 जब न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो गई तो यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। ये हमारा निष्कर्ष हुआ। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मात्रक जितना बड़ा होगा संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होता है। जैसे 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर बराबर हैं, 5 अंक छोटा है लेकिन मीटर मात्रक क्या है, बड़ा है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 500 बड़ी हो गई तो यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, छोटा हो गया। मेरा ख्याल है आपको ये बात क्लियर होती कि हो गई होगी। यदि संख्यात्मक मान छोटा है तो मात्रक क्या होगा, बड़ा होगा, और संख्यात्मक मान बड़ा है तो मात्रक क्या होगा, छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे कि पढ़ा मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। और डेराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट रहते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला अंतर क्या है, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, और इस तरफ क्या आएगा, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक, ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, लेकिन ये मात्रक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप चाल का यूनिट निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर ऊपर आएगा, सेकंड नीचे आएगा, तो मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई मूल राशि है, तो एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, 7 राशियां हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं, और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटीज़ भी असीमित हैं। मैंने कहा 7 और 2 9, इसको छोड़ के जितनी क्वांटिटीज़ आप सुनोगे, वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, आगे पूरी फिजिक्स में आपको ये सब कुछ पढ़ना है। अभी ये शुरुआत है, ये फर्स्ट यूनिट है, लेकिन धीरे धीरे जो क्वांटिटीज़ के मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे मैं वेग कहूँ, चाहे चाल कहूँ, चाहे बल कहूँ, चाहे त्वरण कहूँ, चाहे कोणीय संवेग कहूँ, चाहे कोणीय वेग कहूँ, चाहे कोणीय त्वरण कहूँ, ये सारी क्वांटिटीज़ आगे जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ेगी, आप पढ़ोगे, सेकंड यूनिट में आओगे, थर्ड यूनिट में आओगे, तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारे नियम, ये क्वांटिटीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी और आपको समझना है।
चौथा अंतर है, इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इनकी परिभाषा स्वतंत्र रूप से निर्धारित भी की गई है अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के द्वारा, और इन्हें मूल मात्रकों की सहायता से परिभाषित करते हैं। चाल को परिभाषित करेंगे तो दूरी की दर को चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो दूरी क्या है? मूल मात्रक है, मूल राशि है। तो इनको हम डिफाइन करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे? मूल मात्रकों की सहायता से डिफाइन करेंगे। ये 4 अंतर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा पॉज करके। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, सिस्टम कितने प्रचलित थे, कितने प्रचलित हैं, वो कौन कौन से हैं? 9th में आपने पढ़े होंगे CGS सिस्टम। पहला सिस्टम क्या था? CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा पद्धति MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। तीसरी पद्धति FPS, फुट पौंड सेकंड। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट वर्तमान में प्रचलित है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यांत्रिकी में पहले तीन ही मूल राशियां मानी गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। CGS पद्धति का मतलब वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या CGS सिस्टम कहलाती है। इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। MKS सिस्टम, इसका ही संशोधित रूप SI सिस्टम है। MKS का मतलब द्रव्यमान, लंबाई को जिसमें मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है, उसको कहते हैं हम MKS पद्धति। FPS ये ब्रिटिश पद्धति है और फुट पौंड सेकंड, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को जिसमें सेकंड में नापा जाता है, उसको कहते हैं हम FPS पद्धति। SI सिस्टम ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम डिटेल में, इसमें 7 राशियों के 7 मात्रक होंगे। वर्तमान में यही प्रचलित है। आगे जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ोगे आप, इसमें आपको यूनिट निकालना पड़ेंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आपको निकालना पड़ेंगे इसी पद्धति में। तो वो क्या है, चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये आपको याद रखना है। ये 7 और 2 9 पूरक मूल राशियों के मात्रक हैं, उनके नाम हैं और किस तरह के संकेत से उनको शो किया जाता है। लंबाई का स्टैंडर्ड मात्रक क्या है? मीटर है, संकेत स्मॉल m है। द्रव्यमान, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है, kg उसका संकेत है। समय का क्या है? सेकंड है, s उसका संकेत है। ताप का केल्विन है, K उसका संकेत है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। 12th में आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी सेकंड यूनिट है 12th की, पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा 10th में, लेकिन आपने विद्युत धारा को पढ़ा है। एम्पियर कैपिटल ए से शो किया जाता है। ज्योति तीव्रता, कैंडला, ल्यूमिनसेंट इंटेंसिटी, कैंडला यूनिट है, स्मॉल c और स्मॉल d से इसको शो करते हैं इस मात्रक को। पदार्थ की मात्रा, ये मोल, इसका यूनिट क्या है? मोल है और MOL इसका संकेत है। समतल कोण, ये पूरक मूल राशि है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है, रेडियन इसका यूनिट है। और घन कोण, ये भी पूरक मूल राशि है, इसका यूनिट है स्टेरेडियन और इसका संकेत है SR। तो ये भी आप पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिएगा। देखिए 10th में बहुत पतली सी साइंस आपकी होती थी, बहुत छोटा होता था कोर्स, लेकिन 11th में जैसे ही आते हैं आपको 3 भागों में साइंस को पढ़ना पड़ता है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं या आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा और आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, लेकिन आपको धैर्य से हर यूनिट को समझना पड़ेगा। और सभी लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम समझ के करेंगे तो साइंस आपको इजीली, क्योंकि अब मोटी मोटी किताबें हैं, बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप रट नहीं सकते। तो रटना तो है ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा और समझेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम हमारा आज का टॉपिक लेते हैं, लंबाई का मापन। NCERT की बुक में हमारे लंबाई का डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से बड़ी दूरियों को आप नाप सकते हैं। तो लंबाई को नापने या दूरी को नापने की 2 मेथड हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है
अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, लंबाई के स्वीकृत मानक की सहायता से लंबाई को मापा जाता है। जैसे आपके पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल जो आपके कंपास बॉक्स में होता है, मीटर स्केल से आप कम से कम न्यूनतम 1 mm, उसका एक खाना 0.1 सेंटीमीटर का होता है। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 mm, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। इतना मिनिमम आप उससे नाप सकते हैं। इससे नीचे आपको नापना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तब आप कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं? प्रैक्टिकल में आप 11th में इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से का लीस्ट काउंट जो होता है, अल्पतमांक होता है, वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो आप इससे इससे भी कम 0.01 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻⁴ मीटर तक आप उससे मापन कर सकते हैं। इससे और नीचे का मापन करना है तो स्क्रू गेज का आप इस्तेमाल करते हैं। 0.0, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे डिटेल में। 0.001 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻5 मीटर। ये मीटर से सेंटीमीटर में बदला 10⁻⁻² का 100 का भाग हो जाता है। सेंटीमीटर से आप मीटर में बदलते हैं, 100 का भाग होता है 10⁻², ऊपर जाते हैं और ये 10⁻³ है, 1 2 3, देन इट बिकम्स 10⁻⁻5 मीटर। इतनी दूरियों को, इतनी न्यूनतम दूरियों को यदि आपको नापना है तो आप प्रत्यक्ष विधि से उपकरण हमारे पास मौजूद हैं, उन उपकरणों से आप नाप सकते हैं। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। लेकिन यदि हमें बड़ी दूरियों का मापन करना है तो हम अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। साइंस में इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं और वो डिटेल मेथड है। जैसे आपको लंबी दूरी, कोई पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तारे या ग्रह की दूरी निकालना है, तो आप इसको क्या मीटर स्केल से नापेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। मीटर स्केल से आप इसको नहीं माप सकते इतनी बड़ी दूरियों को। तो इतनी दूरियों को नापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक विधि है लंबन या विस्थापनाभास। क्या नाम है इसका? लंबन या विस्थापनाभास। विस्थापन का आभास शब्द से ही आपको उसको समझना पड़ेगा। पैरेलैक्स मेथड इंग्लिश में कहते हैं। अब ये क्या है? इस विधि का उपयोग पृथ्वी से ग्रहों या तारों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। पहले लंबन को समझ लें क्या है। यदि एक पेन को आप अपनी आँख के सामने रखें और इस पेन को पहले दाईं आँख बंद करने के बाद और फिर बाईं आँख बंद करने के बाद देखें, तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे यदि आपने एक आँख को बंद करके इसको देखा है तो इनके पृष्ठभाग में के सापेक्ष इसकी स्थिति बदलेगी, आपको थोड़ी सी शिफ्टेड दिखाई देगी। तो इस प्रकार यदि किसी वस्तु को दो विभिन्न बिंदुओं से देखें तो पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का आभास होता है। वस्तु वहीं की वहीं है लेकिन हमें दिखती थोड़ी सी अलग है। तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति में हमें कुछ परिवर्तन का आभास होता है। इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? लंबन या विस्थापनाभास। देखिए ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। यदि हम एक आँख से अपनी दाईं आँख को बंद करके इस व्यू पॉइंट ए से इसको देखते हैं तो ये हमें इस ग्रीन बॉक्स के यहाँ दिखाई देगी। और यदि हम इस आँख से देखते हैं और इसको बंद कर लेते हैं तो ये पेन हमें इस रेड बॉक्स के यहाँ दिखाई देगी। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो विस्थापन का आभास हमें हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? हम लंबन कहते हैं। अब इस विधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लंबन विधि का? चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए कि ए और बी ये दो कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, प्रेक्षण बिंदु हैं। तो ए बी क्या होगा? हमने ये मान लिया कि ये आधार है और इस ओ पॉइंट को, ओ बिंदु को, ओ वस्तु को हम देख रहे हैं। तो ए बी क्या है? आधार है। और ये जो कोण ए ओ बी है इसको कहा जाता है लंबन कोण। यदि हम ए पॉइंट से देखेंगे तो वो अलग शिफ्ट दिखाई देगी और बी से अलग दिखाई देगी। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ए ओ बी, इसको हम क्या कहते हैं? लंबन कोण कहते हैं। और ए बी क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। मान लीजिए इसको बी और ये जो ओ ए की डिस्टेंस है ये हमने मान ली कैपिटल डी। इस पूरे को यदि हम, ये दूरी बहुत ज़्यादा है तो हम इस पूरे को एक वृत्तीय चाप की तरह मान सकते हैं। तो गणित में एक सूत्र है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? ए बी
और त्रिज्या हम दोनों में से एक को मान लें। मान लीजिए त्रिज्या OA है, इसकी डिस्टेंस क्या है, D है। तो हमारा फार्मूला लगेगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण क्या हो गया हमारा, थीटा। चाप थीटा के सामने का क्या हो गया, AB, और त्रिज्या क्या हो गई, OA। तो यहाँ पर क्या आएगा, AB की वैल्यू रख देंगे हम। AB की वैल्यू हमने क्या मानी है, B, और OA त्रिज्या की वैल्यू क्या मानी, कैपिटल D। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B/D। इससे यदि हम D निकालेंगे तो D यहाँ पक्षांतर होगा, तो थीटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू होगा V/थीटा। तो इस फार्मूले से यदि हम ये थीटा ज्ञात हो जाए और ये जो डिस्टेंस ज्ञात हो जाए तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दूर ऑब्जेक्ट की। B और थीटा के मान ज्ञात होने पर हम दूरी को निकाल सकते हैं। ये लंबन मेथड कहलाता है। लेकिन अब हम इसको और डिटेल में यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी तारे की दूरी पृथ्वी से ज्ञात करना है, तो लंबन मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से उस तारे की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, चलिए इसको समझते हैं। बड़ी गंभीरता से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। वही A और B दो पॉइंट हमने लिए। मान लीजिए दूरस्थ तारे के लिए वो तारा बहुत दूर होता है, उससे जो लंबन कोण बनेगा उसका मान बहुत कम होगा। तो इस कोण का डायरेक्ट मान मापन करना संभव नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया, परीक्षण बिंदु A और B लिए और पृथ्वी पर व्यासतः अभिमुख डायमेट्रिकली अपोजिट लेते हैं, यानी एक तरफ पृथ्वी के और एक दूसरी तरफ। मान लीजिए O एक तारा है जिसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमने ये मान लिया कि AOB कोण जो है उसका लंबन कोण, A और B दो पॉइंट हैं, ये पृथ्वी के व्यास के अपोजिट हमने लिए। एक A पॉइंट यहाँ लिया और एक B पॉइंट यहाँ लिया। कैसे लेते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये कोण क्या होता है, ये AOB है, लंबन कोण है। तो कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। ये डिस्टेंस मान लीजिए डायमीटर क्या है, अर्थ का D है, और ये OA डिस्टेंस जो त्रिज्या है वो कैपिटल D है। तो वही का वही आएगा, AB/OA, चाप बटे त्रिज्या। AB क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। अब इससे थीटा आ जाएगा, ये D/कैपिटल D। तो कैपिटल D जो डिस्टेंस हमको निकालना है वो आ गई D/थीटा। कैपिटल D इज इक्वल टू D/थीटा। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई, हमें इस थीटा की वैल्यू भी निकालना है और ये D भी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, D और थीटा के मान ज्ञात होने पर दूरी को निकाला जा सकता है, लेकिन वो कैसे निकलेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमने डायग्राम को फिर से बनाया। तो मान लीजिए कोण थीटा तभी ज्ञात किया जा सकता है जबकि तारे O को बिंदु A और B के साथ एक साथ देखा जाए। A और B के साथ क्या देखा जाए, एक साथ देखा जाए। लेकिन ये एक साथ देखना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे तारे का चयन करते हैं C का, जिसकी स्थिति A और B से इसके बिल्कुल सामने, तो A और B से समान मानी जा सकती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है A से तारे O और C के बीच का कोण हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोण है OAC, ये क्या है, φ1 है। ये वाला कोण हमारा क्या है, φ1 है, ये हम निकाल सकते हैं। ये एकांतर कोण है तो ये φ1 हमको मिल जाएगा। क्या होता है, 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, B हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। पृथ्वी की स्थिति जब बदलेगी तो ये स्थिति कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी B। तो B से फिर तारे O और C के बीच का कोण निकाल लेते हैं हम। वो कोण कौन सा, ये वाला कोण हम मान लेते हैं क्या, φ2। इस φ2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सब टेलीस्कोप से किया जाता है। टेलीस्कोप जो दूरदर्शी होता है उससे इन कोणों को नापा जाता है। तो हमने क्या किया, एक दूसरे तारे C का चयन किया और पृथ्वी के व्यास के अपोजिट दो पॉइंट लिए A और B, कैलकुलेशन किया टेलीस्कोप से, जिसमें 6 महीने बाद ये B पॉइंट पर बने कोण φ2 को निकाला और ये φ1 को निकाला। अब ये φ1 और ये वाला φ1 बराबर है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये φ1 आ गया और ये φ1 आ गया। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो कोण है OBC ये φ2 है और OAC ये φ1 है, ये दोनों बराबर हैं। तो ये थीटा जो कोण है ये φ1 प्लस φ2 के टोटल के
बराबर है। तो थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई। यहाँ हमने नाप लिया phi1 phi2 को, ये आ गया। d डिस्टेंस हमें पता ही है, डायमीटर पता है अर्थ का। तो हम इस सूत्र में जो हमारा समीकरण 1 आया था उसमें थीटा की वैल्यू जो phi1 और phi2 का योग है वो रख देंगे और इस तरह से डिस्टेंस तारे की हम निकाल सकते हैं। ये पैरेलैक्स मेथड कहलाता है, लंबन विधि कहलाती है, जिससे किसी तारे की या दूरस्थ स्थित वस्तु की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये लंबन विधि कहलाती है। तो आज के इस चैप्टर में 11th के सेकंड चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि राशियाँ, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पद्धतियाँ कौन कौन सी है, एसआई पद्धति में 7 और 2 9 राशियों के मात्रक क्या होते हैं, और किस तरह से हम लंबाई का या दूरी का, बड़ी दूरियों का मापन कर सकते हैं, ये हमने आज पढ़ा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।